हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टुडेस फिजिक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11th का हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 5 जो कि है लॉज ऑफ मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है और अंदर में यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन जो न्यूटन का जो 3 लॉ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे पूरा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आज हम लोग बेसिक बातें करेंगे फोर्स के बारे में, क्योंकि मोशन का बेसिक जो कारण होता है फोर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल फोर्स कितना टाइप का होता है उसके बारे में पूरा डिटेल्स बातें करेंगे और थोड़ा थोड़ा बातें करेंगे फॉर्मूला वगैरह। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा न्यूमेरिकल भर भर के, और नीट और जेई में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनना। तो चलो मिलते हैं कंटेंट में। तो आइए बच्चों देखते हैं लॉज ऑफ मोशन क्या है, मतलब मोशन का नियम क्या है। न्यूटन का, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि न्यूटन का जो 3 लॉ था, लॉज ऑफ मोशन है। तो यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे उसका कुछ नियम है। मोशन क्यों होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर कोई रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है। तो यहाँ पे कुछ नियम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस जो चैप्टर कंप्लीट किया था काइनेमेटिक्स, वहां पे हम लोग पढ़ा था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, और क्या एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे ये सब होने का पीछे कारण क्या है बताओ तो। ये सब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट होने का पीछे हम लोग वहां पे कारण कोई भी मतलब रीजन खोजते नहीं थे, पर लॉज ऑफ मोशन में हम लोग कोज पता करेंगे। एक्चुअली में वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है मतलब मूव कर रहा है, तो उसका पीछे क्या कारण है, फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट बच्चे यहाँ पे मूव कर रहा है ना, किसी वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है, तो इसके पीछे डेफिनेटली फोर्स लगा होगा, तभी तो मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे फोर्स दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट डेफिनेटली आगे तरफ वो मूव करेगा। यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट चेंज, पोजीशन चेंज होने का पीछे कारण क्या है, फोर्स है। तो बच्चों फोर्स का डेफिनेशन क्या बना, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, लिखना आराम से, इट इज ए physical quantity that ability to change or tends to change the state ओके। स्टेट मीन, यहाँ पे स्टेट मीन या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो ऑब्जेक्ट बच्चों किस में होगा, मोशन में होगा ना। देखो फोर्स क्या है, फोर्स एक तो हम लोग जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता है, और इसके पास एबिलिटी होता है क्या, स्टेट चेंज कर देगा, मतलब रेस्ट से मोशन में लाएगा और मोशन से क्या कर देगा, रेस्ट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो फोर्स दोगे तो मोशन में आ जाएगा, और अगर मोशन है ऑब्जेक्ट तो इसमें अगर फोर्स दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट को ले आएगा। ओके, अब ध्यान से सुनो कि इट प्रोड्यूस ये क्या करता है, इट प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ चेंजेस। अगर फोर्स लगाओगे ना तो 3 टाइप ऑफ चेंजेस आएगा। पहला पहला क्या चेंजेस होगा, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्या होगा, शेप और साइज, शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से या तो डायरेक्शन चेंज होगा, या तो स्पीड चेंज होगा, या तो शेप और साइज में चेंजेस दिखने मिलेंगे। ओके, अब सुनना डेफिनेशन क्या है, और में डेफिनेशन क्या होगा। फोर्स का डेफिनेशन आप लोग बच्चों ये भी दे सकते हो कि इट इज सिंपली पुश, और क्या बोल सकते हो, पुल। ओके, व्हिच प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय मोशन इन ए बॉडी। ये किसी भी बॉडी का पुश और पुल से इसका मोशन में चेंज ले आएगा, या तो रेस्ट से मोशन में ले आएगा, या तो मोशन से रेस्ट, या तो रेस्ट टू मोशन। ओके, फोर्स का यूनिट होता है बच्चों, यूनिट होता है एक एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट में होगा न्यूटन, और सीजीएस में होगा डाइन। अब हमको पता है कि सॉरी, 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन होता है। इसको याद रखिएगा, हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं कैसे आया था। चलो देखते हैं, अब सुना नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे,
इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन भी लिख लेते हैं, MLT-2 फोर्स का डायमेंशन। चलो इतनी बातें हो गया ना, थोड़ा सा कहानी में आते हैं। देखो बच्चों, फोर्स का पीछे कहानी क्या है, अकॉर्डिंग टू, थोड़ा सा लिख लो, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, according to Aristotle law of motion, an external force is necessary to keep a body moving with uniform velocity। अब इसका मतलब ध्यान से समझो क्या कह रहा है। पहले जो साइंटिस्ट थे मोशन के बारे में जो डिस्कवर मतलब सोचते थे, एरिस्टोटल नाम था, वो कहते थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में आपको लाना है, मान लीजिए इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और अगर इसको 10 मीटर पर सेकेंड में अगर मतलब रखना चाहते हो, तो इसको बाहर से कोई फोर्स देना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, तभी जाके इसका स्पीड हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। ठीक है, ये था एरिस्टोटल का लॉ। पर ये रॉन्ग था, कौन बोला, न्यूटन। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ, न्यूटन लॉ, उनका लॉ क्या कहता था, फोर्स नेसेसरी होगा, फोर्स नेसेसरी टू काउंटर द opposing force of friction to keep bodies in uniform circular motion, UCM भी रख सकते हो, if there is no friction, no external force would be needed to maintain the state of uniform circular motion of a body। ओके, सुना न्यूटन्स क्या बोले, न्यूटन का लॉ कहता है कि फोर्स नेसेसरी टू काउंटर द अपोजिंग द फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो बच्चों ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस में जा रहा है, इसका कितना है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, लेट भी, तो क्योंकि ये फ्रिक्शन की वजह से कुछ देर बाद रुक जाएगा, और अगर आप इस ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में देखना चाहती हो, तो बस फ्रिक्शन जितना फोर्स दे रहा है ना, उतना फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हमें देना पड़ेगा, और उतना काउंटर करने के लिए देखो, फ्रिक्शन टू कीप द बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर वहां पे बच्चों फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है नहीं है, ये यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तो यानी हम लोग को फील भी आता है कि हाँ, न्यूटन्स का लॉ क्या है, 100% ट्रू है, 100% ट्रू है कि हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल मतलब बाहरी तरफ से कोई भी फोर्स अगर नहीं लग रहा ना बच्चों, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा। पर एरिस्टोटल क्या बोले कि अगर यूनिफॉर्म मोशन में रखना चाहते हो तो एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं एक्सटर्नल फोर्स देना हमें नहीं पड़ेगा, अगर वहां पे फ्रिक्शन है तो बस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। ओके, तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस, देयर आर many type of forces are present, बहुत सारा फोर्सेस है, हम लोग जानते हैं, तो कुछ टाइप ऑफ फोर्सेस जान लेते हैं, पहले नोट करना। पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। 3 नंबर पे लिख रहा मैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स।
5 पे अगर लिखोगे स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स होगा। नेक्स्ट होगा टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स और वीक फोर्स। 9 नंबर पे लिखना स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फोर्स है यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, इसके बारे में अब जानते हैं डिटेल क्या है। ध्यान से सुनो। देखो जो जितना भी यहाँ पे 9 टाइप ऑफ फोर्स मैंने लिखा, तो इनको मेनली 2 टाइप में कैटेगरी में डिवाइडेड किया गया। दीज फोर्स आर मेनली डिवाइड इनटू 2 मेन पार्ट। 2 बच्चों मेन पार्ट्स, इनको 2 मेन पार्ट में डिवाइड किया गया। तो पहले हम लोग क्या लिखे, हम लोग कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स, और यहां पे होगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये हो गया हम लोग का 2 तरह का फोर्स। जितना भी 9 टाइप का हम लोग देखें, तो यहाँ पे उसमें से या तो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा या तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो देखते हैं कि कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब जो फोर्स बाय मतलब टचिंग द्वारा होता है। जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे पहला स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे, ऐसे एक थ्रेड नुमा होता है स्प्रिंग फोर्स। तो ये क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको टच करोगे तो ये फोर्स मतलब देगा। नेक्स्ट टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स भी कैसा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉर्मल फोर्स, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, सरफेस हम लोग को फ्रिक्शनल फोर्स देता है, तो वो कॉन्टैक्ट से होता है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब विदाउट टच, कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। बस हो गया। और बाकी 2 रह गया, वीक फोर्स और कौन सा हो गया, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स। हम लोग यहां पे लिख देते हैं वीक, ओके, वीक फोर्स, और यहां पे लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग। इनको दोनों को हम लोग अलग कर लिया। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया हम लोग का वीक फोर्स, और ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग फोर्स। पहली बात बच्चों, क्लास 11th में इसको आप लोग पढ़ लोगे, टेंशन भी पढ़ लेना, ये नॉर्मल भी, ये भी। ये पोर्शन है 12th का, मैग्नेटिक फोर्स है 12th का, और ग्रेविटेशनल फोर्स है 11th क्लास का। ओके, तो यहाँ पे 5 जो फोर्स है हम लोग जान जाएंगे 11th क्लास में, बाकी 2 12th में पढ़ोगे। देखो वीक फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुना। वीक फोर्स ये बहुत वीक होता है, और इसका नाम है वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल फोर्स। ये क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का बीच लगता है और एटम्स का बीच। तो यहाँ पे अगर एक लाइन में लिखेंगे, इट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर molecular force of attraction between atoms और molecule। ओके, यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, एटम चार्ज के बीच जो फोर्स होता है मॉलिक्यूल्स के बीच, उसको हम लोग इंटर मॉलिकुलर फोर्स जो बिटवीन होता है, उसको हम लोग वंडरवाल फोर्स कहते हैं, और ये बहुत वीक होता है। और अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग फोर्स हम लोग जानेंगे, अब देखो स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या होता है, आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो ये एटम है, ओके, इसके अंदर बच्चों यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन इसका ऑर्बिट में घूमता है। ऐसे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे भी, यहाँ पे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। सेंटर वाला को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस सेंटर वाला का नाम है न्यूक्लियस, इसका नाम है बच्चों सेंटर वाला को न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिट में घूमता है। अब सुनना, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है न्यूट्रॉन रहेगा, ओके, प्रोटॉन रहेगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और क्या रहेगा, बस 2 ही चीज। इलेक्ट्रॉन बाहर में घूमेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स अंदर में रहेंगे न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे, ओके।
तो ये क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, सॉरी न्यूट्रॉन कौन सा होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है चार्जलेस, चार्जलेस। ओके, तो ये क्या होता है, अंदर में एक फोर्स रहता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है, न्यूक्लियस फोर्स जो होता है बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। तो ये फोर्स किनका किनका बीच होता है, बस याद आप लोग रखिएगा, न्यूट्रॉन 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 के बीच लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन का बीच में भी फोर्स होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बीच में भी ये वाला फोर्स होगा। यानी ये फोर्स क्या होता है, आपस में इंटरेक्ट होकर बहुत स्ट्रांगली फोर्स, इसीलिए न्यूक्लियस फोर्स को क्या बोला जाता है, वेरी स्ट्रांग फोर्स। इसको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और क्या रहता है, वेरी स्ट्रांग रहता है, वेरी स्ट्रांग रहता है। किनका किनका बीच होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप बोलोगे सर प्लस और प्लस, प्रोटॉन तो प्लस प्लस रिपेल करता है, पर न्यूक्लियस में ये लोग भी क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट होते हैं। ओके, नाउ पहले स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, क्लास 12th में और इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे, अभी बेसिक हम लोग बस जानते हैं हल्का। ये फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस, इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स बिटवीन चार्जेस, चेंजेस नहीं, वो चार्जेस है। ओके, चार्ज, ये जो चार्ज देख रहे हो ये दो तरह का होता है, टू टाइप, एक तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, क्लियर है। तो ये जो प्लस और माइनस, इनका बीच में एक फोर्स होगा, इसका मान लो, इसका मान लो चार्ज का नाम है Q1 और इनका बीच मान लो Q2, इसका चार्ज का नाम है Q2, इनका बीच एक फोर्स होगा। ओके, ये फोर्स में भी अट्रैक्ट हो सकता है और में भी रिपेल हो सकता है। तो मैं इसका अगर फॉर्मूला लिखूंगा, फॉर्मूला ध्यान से सुनना, जो फोर्स होगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या, आर दोनों का बीच डिस्टेंस है, हो गया। यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, कांस्टेंट, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ क्लियर है। Q1 Q2 क्या है बच्चों, चार्ज है, प्लस हो सकते हैं या तो माइनस हो सकते हैं, आर डिस्टेंस है, इनका बीच दोनों का डिस्टेंस है। ओके, एक यहाँ पे एक कंडीशन लिखना कि पहला लाइक चार्ज, मतलब अगर सेम चार्ज रहेगा तो लाइक चार्ज, लाइक चार्ज क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर, ईच अदर। और अनलाइक चार्ज क्या होगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। यानी ये लोग रिपेल भी होगा या क्या होगा, अट्रैक्ट भी होगा। जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, ये क्या हो गया, लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज हो गया, लाइक मतलब सेम, सेम चार्ज अगर हुए ना तो ये लोग रिपेल करेगा, ये इसको उधर फोर्स देगा, ये इसको इधर, और दोनों रिपेल मतलब दूर भागेंगे। अगर मैं बोलूंगा प्लस और प्लस में क्या होगा, तो आप बोलोगे लाइक चार्ज हुआ इसलिए ये दोनों भागने लगेंगे, ओके, आपस से। अगर मैं लिया प्लस और माइनस, देन ये क्या हो गया, अनलाइक चार्जेस, ये दो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे और दोनों सट जाएंगे, एक हो जाएंगे। इस डायग्राम में देखो दिया गया है, ये प्लस चार्ज दिया है रेड वाला और ये ब्लू वाला माइनस चार्ज, माइनस और प्लस के बीच अट्रैक्शन होता है और दोनों कंबाइन हो जाता है। चार्ज का अगर कंसेप्ट ध्यान से जानोगे तो एक कंघी को आप लेके आपका हेयर में कंघी करना, फिर जो टाइनी जो पेपर होंगे छोटे छोटे, उनका बीच थोड़ा सा मतलब पास लेके देखोगे ना, तो पेपर्स के जो टुकड़े होते हैं वो वहां पे कॉम्ब में पूरा लग जाएंगे, ये चार्ज की वजह से, क्योंकि कॉम्ब के पास प्लस हो जाता है, इसके पास माइनस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों आपस में अट्रैक्ट कर जाते हैं, क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी तो अट्रैक्ट करेंगे। ओके, यही था। नाउ देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ओके, इसके बारे में जानते हैं, ये थोड़ा नीचे चल गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या है, ध्यान से सुनना है। मैग्नेटिक फोर्स में अब जो फोर्स क्रिएट करेगा मैग्नेट के द्वारा, जो फोर्स क्रिएट करता है, जो होता है, ओके, ये एक वायर है, इसमें करंट मान लो आई जा रहा है, तो इसके अराउंड में ना एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल को असर करेगा और किसी को नहीं। जैसे इस वायर का अगर पास हम लोग कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या चार्ज पार्टिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अगर मैं मूव कराऊंगा ना, तो यहाँ पे एक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन मुड़ जाएगा। ओके, यानी इट इज अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, और क्या होगा, रिपल्शन। ओके, रिपल्शन दैट अराइज बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, पार्टिकल
बिकॉज ऑफ किसकी वजह से, मोशन की वजह से। अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, ये देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ये अगर मूव करेगा तब एक फोर्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा, जो फोर्स होगा वो होगा Q इंटू वी क्रॉस बी। बस फॉर्मूला तो याद रखना है, क्लास 12th में इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग कराएंगे। क्यू वी वी क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने से क्या होता है, साइन थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स, मतलब कितना फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उस साइड, इतना वैल्यू। ओके, नाउ जानते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर है, डिटेल्स में इसको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए चैप्टर में तो पढ़ेंगे, वहां पे बेसिक बातें हम लोग जानेंगे। ध्यान से सुनना है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। इट इज द फोर्स force between any objects having mass और जिसके पास मास है और वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ध्यान सुना क्या है, दो ऑब्जेक्ट लेट भी बच्चों, ए एक ऑब्जेक्ट है और ए एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये लोग जुड़ा है सेंटर से, सेंटर। ओके, कितना डिस्टेंस है, लेट बी आर डिस्टेंस है। जो यहाँ पे इसका मास है m1 और इसका मास है m2। हर ऑब्जेक्ट ना आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये दोनों का बीच कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू जी होगा m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इतना फोर्स से दोनों का बीच अट्रैक्शन होगा। और जैसे हम लोग चार्ज में हम लोग पढ़ा था, प्लस चार्ज माइनस चार्ज अट्रैक्शन होते हैं, और वहां पे रिपल्सन भी होता था, क्योंकि लाइक चार्ज क्या होता है, रिपल्सन। पर यहाँ पे मास कभी भी रिपल्सन नहीं होता, ऑलवेज अट्रैक्टिव होंगे, मतलब अट्रैक्शन होंगे आपस में। कितना फोर्स है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे लिखेंगे m1 और m2 क्या है, मासेस है, मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस है। और g अगर बोलोगे, इसका नाम है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू अगर लिखोगे 6.67 10⁻⁻11। ओके, तो और ये कोई भी ऑब्जेक्ट का बीच, दोनों का बीच फोर्स होगा। यहाँ पे एक पॉइंट लिखना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन भी होता था, रिपल्शन भी, पर इट ऑलवेज, यहाँ पे एक लाइन लिखना है, इट ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। यानी मास के बीच ऑलवेज ना अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव कभी नहीं होगा। ओके, जैसे हम ये डायग्राम में देखो दिया गया है कि यहाँ पे एक सेव गिरा नीचे, क्यों गिरा, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ पे जो अर्थ था, अर्थ एक मास है, तो अर्थ सेव को, ऑब्जेक्ट को नीचे तरफ अट्रैक्ट किया। तो दो ऑब्जेक्ट का बीच फोर्स को कौन सा फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसका कंडीशन, पहली बात है कि कंडीशन भी एक लिख दो, एक कंडीशन होना चाहिए, पार्टिकल्स जो होना चाहिए, पार्टिकल्स स्मॉल होनी चाहिए, पार्टिकल्स दो स्मॉल पार्टिकल होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो सन और मून, यहाँ पे ये सन है और यहाँ पे ये अर्थ है, दोनों का बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दो ऑब्जेक्ट का बीच। ओके, कौन सा फोर्स है, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अब बोलोगे सर ये तो स्मॉल है नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत दूर दूर में है। तो आप जब देखोगे ना इसको, तो अर्थ और जो सन है, सूरज, इतना दूर है कि ये लोग बहुत छोटे पार्टिकल्स जैसे दिखेंगे, इसीलिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे पुट होगा। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट, अब सुनना बच्चे, इसमें पूरा कंफ्यूज होते हैं। एक ऑब्जेक्ट बच्चों इसमें तो अगर अर्थ हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, दो मास के बीच अगर अट्रैक्शन हुआ, मतलब होता ही है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर उसमें से एक मास मतलब अर्थ हुआ तो उसको बोलेंगे ग्रेविटी। ओके, चलो इतनी बातें याद रखना। ग्रेविटी क्या होता है, जहां पे एक ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, अर्थ होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या, ध्यान से सुनना, पहले एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये एक सरफेस है और इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक बनाया बच्चों जिसका मास है m। ओके, तो अब इसको अर्थ तो नीचे तरफ फोर्स से खींच रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज mg, वेट से खींच रहा है नीचे तरफ mg। और जो सरफेस दे रहा है इस ऑब्जेक्ट को, सरफेस जो ऊपर तरफ एक फोर्स दे रहा है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। सरफेस दे रहा है ऑब्जेक्ट को आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मली, किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे और एक एग्जांपल मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से सुनना।
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, इस ऑब्जेक्ट को बच्चों नीचे तरफ तो पहली बात है कि mg खींच रहा है, कौन, ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है नीचे तरफ, और सरफेस जो फोर्स देगा वो ये वाला नॉर्मल फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, नॉर्मल फोर्स जो होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है बाय द सरफेस, बाय द सरफेस, और कैसे होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, टू सरफेस। देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर लगा हुआ है, सरफेस परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही फोर्स लगाएगा सरफेस। ओके, तो चलो इसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे, अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स व्हिच balance the weight, balance the weight of the body। ओके, ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगाएगा, न्यूटन लॉ से हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर सरफेस को फोर्स दे रहा है तो सरफेस भी एक फोर्स देगा, उसी को बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। याद रखना, सरफेस जो लगाएगा कौन सा फोर्स लगाएगा, वो नॉर्मल फोर्स लगाएगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा फोर्स है बच्चों, टेंशन फोर्स। अब ध्यान से सुनना, टेंशन आ गया होगा। टेंशन फोर्स क्या है? पहली बात है कि टेंशन फोर्स जो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। ओके, अब ध्यान सुनना। अच्छा, नॉर्मल फोर्स भी कैसे होता था, ये भी यहां पे लिख दो, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्योंकि सरफेस तो कॉन्टैक्ट कर रहा है ना, सरफेस ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में है, इसीलिए कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेंगे। तो ये भी कौन सा फोर्स हो गया बच्चों हम लोग का, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब ए ध्यान सुना, इट इज पहला पॉइंट, इट इज एराइज ड्यू टू, एराइज ड्यू टू द रोड। ओके, कोई रोड या रस्सी, रॉप, स्ट्रिंग, ओके, ईटीसी, ये फोर्स क्रिएट होता है रोड, रॉप और स्ट्रिंग से। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन, क्या होगा फोर्स का, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, कुछ कंडीशन याद रखो इसमें, अगर स्ट्रिंग चेंज हुआ, अगर स्ट्रिंग, रॉप या रोड चेंज हुआ, चेंज हुआ तो टेंशन भी चेंज होगा, टेंशन भी चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट 4 नंबर समझ में, अगर ए सेम रहा, स्ट्रिंग अगर सेम रहा तो टेंशन भी क्या होगा, टेंशन भी सेम होगा। नेक्स्ट, मटेरियल का डिपेंड करेगा, स्ट्रिंग जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, मटेरियल डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, और स्ट्रिंग को कंसीडर करना है, स्ट्रिंग को कंसीडर करना है आपको मासलेस, मासलेस। ओके, चलो आओ समझते हैं इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पहले ध्यान रखना। पहला पॉइंट कि रोड, किसी लोहा का रोड अगर है तो उसके द्वारा टेंशन क्रिएट हो सकता है, रस्सी या तो स्ट्रिंग। डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग चेंज होगा तो टेंशन भी चेंज होगा। बस 4 पॉइंट, स्ट्रिंग अगर सेम होगा, बस इतना ही 4 पॉइंट। अब मैं सुनो एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ए एक रस्सी है, सरफेस है, और यहां से एक ऑब्जेक्ट झूल रहा है, ए एक ऑब्जेक्ट है, इसको एम, तो रस्सी कौन सा फोर्स देगा, पहले टेंशन फोर्स, किधर देगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऊपर तरफ, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ओके, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। ये देखो, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस m1 पे ये जो स्ट्रिंग लगा है, टेंशन ऊपर तरफ लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इधर नीचे तरफ, इधर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऊपर तरफ, मतलब ऑब्जेक्ट का ऊपर तरफ या नीचे तरफ होगा। ओके, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब ध्यान से सुना, इसका अगर बच्चों टेंशन टी हुआ, टेंशन टी हुआ, ध्यान सुना, क्योंकि रस्सी तो सेम है तो टेंशन टी होगा। अब यहाँ पे इसका टेंशन टी है, इसका टेंशन T1 होगा, समझ में आया, क्योंकि रस्सी चेंज हुआ, ए रस्सी और ये वाला रस्सी दोनों अलग है, तो इसका टेंशन T1 हुआ, तो नीचे में भी T1 होगा, क्योंकि ये वाला रस्सी जो है सेम है। और एक सुंदर सा एग्जांपल लो, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट है, इसको इस रस्सी से बांधा गया है और इधर से एक रस्सी से बांधा गया है। अब बताओ टेंशन क्या होगा,
अब इसका मास m है। अब सुनना, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन लगेगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन लगेगा। अब यहाँ पे भी टेंशन लगा सकते हो और यहाँ पे भी अवे मतलब दूर भागे। यहाँ पे अगर बच्चों टेंशन टी हुआ तो यहाँ पे भी टी होगा, क्योंकि रस्सी सेम है, रस्सी सेम होता है तो टेंशन भी सेम होता है। यहाँ पे अगर टी हुआ तो यहाँ पे भी क्या होगा, टी होगा। और एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं, चलो। अब ए मान लो बच्चों एम मास है, इसको यहाँ मैं प्लग किया एक रस्सी से। फिर नेक्स्ट क्या किया है, मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ फिक्स किया और इसी रस्सी में एक और ऑब्जेक्ट मास जिसका मास है m1 में उसके साथ मिला गया। अब बताओ टेंशन किधर किधर क्रिएट होगा। पहली बात ध्यान सुना, यहाँ पे अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इस साइड टेंशन टी, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टेंशन टी लेगा और दोनों सेम होगा क्योंकि रस्सी चेंज नहीं हो रहा। फिर ए रस्सी लगाएगा टेंशन T1, क्योंकि रस्सी तो चेंज हुआ, ये अलग रस्सी है। और इसका ऊपर तरफ लगेगा टेंशन क्या लगेगा T1, क्योंकि ए वाला रस्सी जो है सेम है दोनों का, इसीलिए टेंशन क्या लगेगा, सेम होगा। और एक एग्जांपल, इसका मास m है, ऊपर तरफ लगा टेंशन, इसका ऊपर तरफ टेंशन, ये अगर T है तो ये हो गया बच्चों T1, क्योंकि दोनों अलग अलग रस्सी है तो यहाँ पे भी लगे तो T1 और यहाँ पे भी लगेगा T। क्लियर है इतनी बातें। चलो तीन मास वाला एक करके देखते हैं। पहला, दूसरा और ये हो गया तीसरा। ओके, अब देखो इसका मास m, m1, m2। सुनना, ऊपर तरफ लगेगा टेंशन T अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इसका भी अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इसका T लगेगा, इसका लगेगा T1 और यहाँ पे लगेगा T1, क्योंकि रस्सी सेम है। इसका ऊपर तरफ लगेगा बच्चों T2, अलग है गया तो कुछ नाम दे दिए T2, इसका भी T2। आई थिंक टेंशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा इस 4-5 डायग्राम से। ओके, तो इसका और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे तो बस बेसिक हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट बातें आएगा स्प्रिंग फोर्स। अब सुनना बच्चों, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, क्लियर है। अब बात सही पता चल रहा है कि स्प्रिंग फोर्स मतलब किसी स्प्रिंग के द्वारा जो लगता होगा। अब इट इज एक्ट बाय द स्प्रिंग, बाय द स्प्रिंग, क्लियर है। और एक्ट कैसे होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब एक डायग्राम बनाते हैं। देखो ए स्प्रिंग है, आप यहाँ पे ए यहाँ पे फिक्स है। ओके, आप यहाँ पे फोर्स दोगे, आगे तरफ ए हो गया अप्लाइड फोर्स, तो स्प्रिंग डेफिनेटली थोड़ा सा इंक्रीज होगा। मान लो डेल एक्स लेंथ इंक्रीज हुआ, डेल एक्स इंक्रीज हुआ, तो स्प्रिंग भी पीछे तरफ एक फोर्स लगाएगा, इसको बोलेंगे एफ एस स्प्रिंग। तो एक सर्टेन टाइम आएगा जहां पे स्प्रिंग बैलेंस हो जाएगा, मतलब अप्लाइड फोर्स और स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यानी एफ एस जो होगा स्प्रिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होगा डेल एक्स के साथ। और अगर एफ एस को आप लिखोगे तो माइनस के डेल एक्स होगा, माइनस के डेल एक्स होगा, बस इतनी याद रखना है। और के क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन स्प्रिंग, डिपेंड ऑन मटेरियल भी लिख सकते हो, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। डेल एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डिस्प्लेसमेंट है, समझ में आया। और एफ एस क्या है, ये तो जानते हो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स। अब ध्यान से सुनना, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे तरफ और फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स पीछे तरफ, इसीलिए क्या हुआ, माइनस हुआ। बस इतनी बातें याद रखना, क्लियर है। चलो ना देखते हैं कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स, इसको भी हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। अब पहली बात जानो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन इज द, फ्रिक्शन इज द फोर्स which comes into play between, प्ले बिटवीन किसके किसके बीच, टू सरफेस, टू सरफेस व्हेन वन टेंड्स टू स्लाइड। और लिख सकते हो रोल भी लिख सकते हो, ओवर द सरफेस, ओवर द, ओवर द अदर, सॉरी ओवर द अदर। अब समझना, और एक पॉइंट अगर लिखोगे पहले लिख लो, इट एक्ट टेंजेंशियली along the contact,
फ्रिक्शनल फोर्स सुनना, ये बच्चों सरफेस है, यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया तो ये ऑब्जेक्ट जो एम मास था ये आगे तरफ मूव करेगा, डेफिनेटली मूव करेगा, क्योंकि सरफेस अपोजिट तरफ फोर्स लगा रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट कुछ देर जाने के बाद रुक जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच कम्स इनटू द प्ले बिटवीन द टू सरफेस, एक ऑब्जेक्ट का सरफेस हुआ और एक तो ग्राउंड के बीच में, और वन टेंड्स टू स्लाइड ओवर द अदर। ये क्या होता है, एक रिलेटिव फोर्स है, ओके, रिलेटिव फोर्स है और अपोज करता है, अपोज द मोशन, मोशन को क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मतलब रोकता है, ओके। अगर ऑब्जेक्ट इस साइड मूव कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, बैक साइड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर हुआ। फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट, यहाँ पे अगर टेंजेंशियली ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा, तो टेंजेंशियली एक्ट करेगा, बस इतनी जानना था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल होता है, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटा के म्यू रखेंगे एन, ओके। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला, इसके बारे में और डिटेल आगे जानेंगे, ओके। तो ये तो बेसिक था, इंट्रोडक्शन क्लास था, तो म्यू यहाँ पे हो गया क्या है, फ्रिक्शनल कांस्टेंट, फ्रिक्शनल कांस्टेंट। ए किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट और सरफेस, सरफेस के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर। तो इतनी बातें था, और तो कुछ है नहीं, फ्रिक्शन भी हम लोग जान गए और स्प्रिंग भी जान गया। एक दो और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मिक्सिंग करके एक मैं तुम्हें डायग्राम बना रहा हूँ। पहली बात, ये सरफेस है और बच्चों यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, इसका मास है m, तो इसको नीचे तरफ से फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और सरफेस लगा रहा है ऊपर तरफ कौन सा फोर्स, नॉर्मल फोर्स। क्लियर हुआ। और एक ड्राइंग बनाते हैं, अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है लेट बी m, ओके। अब इसको ये रस्सी से बांध दिए हैं, यहाँ से रस्सी से बांध दिए, और ये क्या हो गया, इसको भी रस्सी से इधर से बांध दिए, ठीक है। चलो इस ऑब्जेक्ट पे हमको यहाँ पे कंसीडर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कंसीडर करना है, हम लोग उसी फोर्स को कंसीडर करेंगे जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। दोज फोर्स आर कंसीडर, दोज फोर्स आर कंसीडर which are acting only in object, ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाएंगे उसी को कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट किस पे लगा रहा है वो हमको देखना नहीं है। अब ध्यान से सुनना, पहली बात है कि नीचे तरफ बच्चों फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सरफेस लगाएगा ऊपर तरफ कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर, वो हो गया तुम्हारा नॉर्मल। और इस साइड लग रहा है टेंशन T, और इधर लग रहा है बच्चों टेंशन T1। बस इसका ये डायग्राम था, ओके। और देते हैं, अभी और एक मिक्स करके दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ये रोलर है यहाँ पे लगा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट नीचे तरफ है, ठीक है। ऊपर तरफ भी हम लोग दे दिया रस्सी, चलो इस साइड भी दे दिया रस्सी, और क्या, अब इस सरफेस में मान लो फ्रिक्शन भी दे दिया, म्यू दे दिया फ्रिक्शन। क्लियर है। चलो अब इसका डायग्राम बनाओ। पहले ए एम है और ए लेट बी m1 है, दोनों मास अलग अलग है। इसको नीचे तरफ तो लगेगा परपेंडिकुलर mg फोर्स, इस पे लगेगा बच्चों नीचे तरफ m1g फोर्स। क्लियर हुआ। सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा ऊपर तरफ नॉर्मल फोर्स, सरफेस लगाएगा, ओके। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन लगेगा T, ये रस्सी देगा, ये रस्सी ऊपर तरफ देगा T1 फोर्स, क्योंकि रस्सी अलग अलग है। ये ऊपर तरफ देगा बच्चों, ये T2 देगा, रस्सी चेंज हुआ। अब ये रस्सी का तो पूरा हो गया। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन कौन सा, म्यू इंटू एन फोर्स, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन में दिखाएगा, चलो अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन। ये अगर ऑब्जेक्ट नीचे तरफ आ रहा है ना तो ऊपर तरफ फ्रिक्शन लगेगा। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे तो mg हो गया इस ऑब्जेक्ट पे, और ऊपर तरफ क्या होगा बच्चों, टेंशन। बस इतनी बातें डायग्राम में था। तो इसी तरह वेरियस टाइप ऑफ डायग्राम बना के नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी बेस पे, ओके। तो आज ये थ्योरी क्लास था, बेसिक बातें हल्का हल्का हम लोग जान गए। नेक्स्ट क्लास जो होगा इसी का बेस पे न्यूमेरिकल और डीपली इस पे बातें करेंगे, ओके बच्चों। तो आज के लिए इतना, फिर थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।